हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम विषय मराठी का लेसन देखने वाले हैं। हमारे लेसन का नाम है ते जीवनदायी झाड। झाड म्हणजे वृक्ष, जीवनदायी, जीवनदायी म्हणजे जीवन देणारे। असा आपला आजचा हा धडा आपण इथे पाहणार आहोत। लेखकाचे नाव आहे भारत सासने। त्यांचा जन्म झालेला आहे 1991। अद्याप त्यांचा मृत्यू झालेला नाही आहे। हे एक प्रसिद्ध लेखक, कथाकार, नाटककार, कादंबरीकार, अनर्थ, लाल फुलांची झाड हे कथासंग्रह त्यांचे प्रसिद्ध आहेत। तसेच सर्प, दूर तेथे दूर तेव्हा, रात्र या लघु कादंबऱ्या देखील त्यांच्या प्रसिद्ध आहेत। यानी कि छोटी छोटी स्टोरी भी इन्होंने लिखी हुई है। प्रस्तावनामध्ये लेखक म्हणत आहे की फुलदायी व जीवनदायी लिंबाचे झाड आणि मानवी जीवन यांची सुंदर सांगड घालण्याचा यशस्वी प्रयत्न प्रस्तुत पाठात लेखकांनी केलेला आहे। फलदायी आणि जीवनदायी। फलदायी म्हणजे हे ज्या झाडाबद्दल तुम्हाला सांगितलेलं आहे ते झाड फलदायी आहे, म्हणजेच फळ देणारे आहे, यानी कि फ्रूट्स देने वाला पेड़ के बारे में यहाँ पर बताया है। साथ में ही जीवनदायी, जीवनदायी यानी कि ज़िंदगी देने वाला भी ये पेड़ है। कौन सा पेड़? लिंबाचे झाड़, यानी कि नीम का पेड़। ओके स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। चलिए हम लेसन स्टार्ट करते हैं। पाहूया आपल्या पाठामध्ये आज आपल्याला लिंबाच्या झाडाबद्दल काय सांगितलेले आहे। मी राहत होतो त्या घराच्या मागं एक लिंबाचं झाड होतं। लिंब म्हणजे कडुलिंब नव्हे, आपण खातो त्या लिंबाचं झाड। अब यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि लेखक जहाँ पर रह रहे थे उनके घर के पीछे एक पेड़ था, नींबू का पेड़ था। तो उन्होंने बताया लिंब म्हणजे कडुलिंब नव्हे। कडुलिंब यानी कि जो हम लोग नीम का जो पत्ते होते हैं या नीम की जो डंडी रहती है जो चबाते हैं वो वाले पेड़ के बारे में नहीं बोल रहे, ये नींबू के झाड़ के बारे में बता रहे हैं, यानी कि नीम के पेड़ के बारे में बताएं जिसमें नीम आते हैं। आपण खातो त्या लिंबाचं झाड, यानी कि हम लोग जो नीम खाते हैं वो पेड़ के बारे में लेखक बता रहे हैं। खिडकी लगतच होतं ते काटेरी आणि लिंबाच्या फळांनी गच्च भरलेलं असं, लगडलेलं असं, यानी कि यहाँ पर उन्होंने बताया कि उनकी जो खिड़की थी, घर की जो खिड़की थी वो घर की खिड़की को टच होके ही वो पेड़ था काटेरी आणि लिंबांच्या फळांनी गच्च लगडलेले, यानी कि उस पेड़ को बहुत सारे नीम भी थे, बहुत ज़्यादा नीम थे। लसलशीत हिरवागार आणि चैतन्यमय। लसलशीत हिरवागार यानी कि एकदम से हरा भरा था और उसको देखते ही ऐसे एकदम फ्रेश आपको महसूस होता था। प्रदेश सगड़ा उन्हाचा होता, यानी कि वो जो एरिया था उस टाइम का समय जो है वो धूप का सीज़न चालू था, तो हर जगह पर धूप ही धूप हुआ करती थी। त्या भागात एकूणच उन्हाळा जास्त आसमंत तापून जाई, यानी कि उस एरिया में, त्या भागात म्हणजे जो एरिया आहे त्या भागामध्ये एकूणच उन्हाळा जास्त, यानी कि वहाँ पर धूप कुछ ज़्यादा ही महसूस होती थी, कुछ ज़्यादा ही वहाँ पर धूप आ जाती थी। आसमंत तापून जाई, आसमंत तापून जाई, आसमंत यानी आसपास जो एरिया आहे तो पूर्ण एरिया जो आहे तो गरम होत असे। आसपासची ज़मीन तापून करपून तपकिरी पडलेली दिसे, यानी कि आसपास की जो ज़मीन है वो गरम होके एकदम जली हुई महसूस होती थी, जली हुई वहाँ पर दिखाई देती थी। जी काही झाड आसपास होती ती मलूल आणि काळपट हिरवी दिसत, यानी कि जो भी आसपास पेड़ थे उस नीम के पेड़ के बाजू में जो भी पेड़ थे वो एकदम मलूल और काळपट, यानी मलूल यानी कि एकदम निस्तेज, यानी कि एकदम जैसे मरा हुआ पेड़ हो ऐसा वो पेड़ वहाँ पर दिखाई देते थे, यानी कि उसके बाजू में जो भी पेड़ रहते थे, जो भी प्लांट होते थे वो सब ऐसे ही लगते थे, मलूल आणि काळपट, यानी कि एकदम जिसको पानी वानी कुछ नहीं मिला है तो एकदम मरा हुआ लगता था।
हिरवी दिसत, काळपट हिरवी दिसत, यानी कि एकदम ब्लैक कलर का हरा रंग दिखाई देता था। आणि पाणथळ तर परिसरात कुठंच नव्हती। पाणथळ यानी की पाणी कुठेही दिसत नव्हते, तेवढ्या परिसरामध्ये पाणी कुठेही दिसत नव्हते। सगळीकडे शुष्क कोरडी जमीन, यानी कि हर जगह पर शुष्क कोरड, शुष्क यानी कि कोरडे सूखे, हर जगह पूरा सूखा दिखाई देता था। पूरी ज़मीन जो है वो सूखी हुई दिखाई देती थी। घर सुद्धा तापून निघे, यानी कि लेखक का जो घर है वो भी एकदम गरम हो जाता था। या सगळ्या पार्श्वभूमीवर ते झाड म्हणजे विलक्षण जीवनमय आणि जीवनदायी वाटे, यानी कि या सगळ्या पार्श्वभूमि यानी तड़ावर, तड़ाशी, यानी कि वो पूरी ज़मीन में अगर कुछ देखने के लिए रहे या फिर देखा जाए तो वो सिर्फ वो पेड़ ही था। विलक्षण जीवनमय आणि जीवनदायी वाटे, यानी कि वो पेड़ को देख के ऐसा लगता था कि हाँ अभी कुछ यहाँ पर कुछ जिंदा है। खरं तर भिंतीच्या उंचीचे झालेले लिंबाचे झाड म्हणजे भोवतालच्या सजीवांच्या दिलाशाचं केंद्र झालं होतं, हे माझ्या लक्षात आलं। लेखक बता रहे हैं कि सच बात कही जाए तो ये जो पेड़ हैं ये लेखक के घर का जो दीवार है उस दीवार के हाइट के हिसाब से ऊंचा हो गया था। भोवतालच्या सजीवांच्या दिलाशाचं केंद्र झालं होतं, यानी कि आसपास जितने भी सजीव हैं तो वो सजीव के हिसाब से उन्होंने बताया था कि वो सारे सजीव जो हैं, सारे इंसान पशु पक्षी जो हैं उस पेड़ को देख के ही उनको राहत मिलती थी, ऐसा लेखक यहाँ पर बता रहे हैं। पुढे पाहूया, त्या झाडाखाली काळीभोर सावली असे, मोरीचं पाणी सगळं त्या झाडाला जाए। अब यहाँ पर उन्होंने बताया कि उस पेड़ के नीचे, यानी कि नीम का जो पेड़ था उस पेड़ के नीचे काळीभोर सावली, यानी कि एक छाया वहाँ पर होती थी, एक काली छाया जो है वहाँ पर होती थी। पेड़ के नीचे हम लोग देखने जाए तो पेड़ के नीचे मोस्ट ऑफ एक छाया रहती है जिसमें हम बैठ के हमें राहत मिलती है या फिर हमें ठंडी हवा वहाँ पर आती हैं, तो वैसे ही इस पेड़ के नीचे भी बहुत राहत मिलती थी। असे मोरीचं पाणी सगळं त्या झाडाला जाए, यानी कि जो बाथरूम है, बाथरूम का जो पानी है वो पानी जो है वो पूरा पेड़ को मिल जाता था। त्यामुळे ज़मिनीत नेमकी तिथंच ओलं असे, यानी कि उस वजह से वो बाथरूम का जो पानी है, मोरी यानी कि बाथरूम, जो बाथरूम का जो पानी है वो ज़मीन उस पेड़ की तरफ चला जाता था। इसके लिए उस पेड़ के आसपास की जो ज़मीन है सिर्फ वही और वही ओली यानी कि गीला, वहीं पे गीला, उस पानी जहाँ पर वो पानी बह के जाता था उस पेड़ के आसपास, वो पेड़ के आसपास का जो एरिया था वहीं पर वो एरिया गीला होता था। त्या ओलसर ज़मीनीत मला काही शंख दिसू लागले, यानी कि वो गीली मिट्टी में लेखक को कुछ शंख दिखाई दिए। शंख यानी कि शेल, तो वो दिखाई दे रहे थे। आज इथं दिसलेला शंख उद्या तिथं दिसे, यानी कि आज यहाँ पर दिखा हुआ जो शंख है वो दूसरे दिन दूसरी ओर दिखाई देता था। रात्रीतून तो बराच सरकलेला असे, लहान मोठे अनेक शंख मग दिसू येऊ लागले, यानी कि रात के बाद में अगर सुबह देखा जाए तो वो थोड़ा सा वहाँ पर सरक के आगे चला जाता था। लहान मोठे अनेक शंख मग दिसू लागले, फिर अलग अलग प्रकार के शंख भी लेखक को वहाँ पर दिखाई दिए। मग लक्षात आलं की या झाडाखाली गोगलगायची वस्ती आहे। फिर बाद में लेखक को याद आया, यानी कि लेखक का ध्यान वहाँ पर चला गया और देखा कि वहाँ पर जो पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे है, वहाँ पर गोगलगाय की बस्ती है। गोगलगाय यानी कि शेल, उसकी वहाँ पर बस्ती है, यानी कि बहुत सारी गोगलगाय जो है वो वहाँ पर रहती है। पुढे पाहूया, इतक्या मोठ्या आकाराच्या गोगलगायीची मी प्रथमच पाहत होतो, यानी कि इतनी बड़ी जो स्नेल है वो पहली बारी मैं देख रहा था। आणि प्रथमच मी असंही पाहिलं की त्या गोगलगाई शंख पाठीवर घेऊन तर चालतातच, परंतु त्या झाडांवरही चढ़तात, यानी कि पहली बार मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर भी गोगलगाय होती हैं। और देखने के बाद और एक सवाल यहाँ पर आता है कि वो जो गोगलगाय है वो पीठ पर अपना शंख लेके वो चलती हैं, और चलती ही नहीं बल्कि वो पेड़ के ऊपर भी चलती हैं। फांदीवर चिकट रंगानं बरबटलेल्या गोगलगायी पाहणं, त्याचा प्रवास निखरणं हा माझा आणि लहान मुलांचा कौतुकाचा कार्यक्रम होऊन बसला होता। यानी कि फांदीवर, फांदी यानी कि जो डंडी होती है वो डंडी पे, पेड़ की जो डंडी होती है वो डंडी पर
चिपक के, चिकटने यानी चिपकने, तो वो चिपक के वो धीरे धीरे सरक सरक के ऊपर चली जाती है। तो वो उसका जो प्रवास है, वो जो उसका सफ़र है, वो मैं ध्यान से देखता रहता हूँ। सेम उसी तरीके से जैसे एक छोटा बच्चा जिस तरीके से कोई भी एक चीज़ का ऑब्जर्वेशन करता है, उसी प्रकार मेरी भी हालत हो गई थी। तो मेरा भी ये कार्यक्रम चलता रहता था। लवकरच एक पारव्याची जोड़ी त्या गर्द हिरव्या आश्चर्यात दिलासा शोधू लागली। फिर उन्होंने यहाँ पर बताया कि अब उस पेड़ पर और एक कबूतर का जोड़ा वहाँ पर रहने के लिए आया था, तो वो भी उनको भी यहाँ पर एक दिलासा मिल जाए, इसके लिए वो राहत पाने के लिए उस पेड़ के यहाँ पर चले आए। त्या जोडीनं काड्या काड्यांचं एक घरटं त्या लिंबाच्या काटेरी झाडात बांधायला सुरुवात केली। फिर वो कबूतर का जो जोड़ा है, वो कबूतर का जोड़ा ने क्या किया है, छोटी छोटी डंडी इकट्ठा करने के बाद अपना वहाँ पर घोंसला तयार करने का सुरू कर दिया है। खिडकीतून किंवा दारातून हळूच पाहिलं की गुजांच्या डोळ्यांची लुकलुकत्या नजरेची पारवी दृष्टीस पड़े। फिर लेखक बता रहे, मेरे घर की जो खिड़की है, उस खिड़की में से या फिर दरवाजे की ओर से दरवाज़ा जो है, उस दरवाजे की तरफ से अगर देखा जाए तो वहाँ पर गुजांच्या डोळ्यांची, गुजांच्या यानी की लाल आणि काळे ठिपके असलेल्या बिया, त्याचप्रमाणे ते पारव्याची जोड़ी जी आहे ती नजरेस पड़े, यानी कि उस तरीके से उनकी आँखें उस तरीके से दिखती थी, तो उसको देखते बहुत अच्छा लगता था। भोवतालच्या रखरखीतून त्या जोडीनं एक थंड असा आश्रय शोधून काढला होता। भोवतालच्या रखरखीतून यानी कि आसपास इतना धूप था, पूरी ज़मीन सूखी हुई थी। तो उस सूखी हुई ज़मीन को देखने के बाद त्या जोड़ी ने एक ठंड आसा, यानी कि उस जोड़ी ने, वो उस पारवे की जोड़ी ने, यानी कि उस कबूतर की जोड़ी ने एक ठंड माहौल जो है, या ठंडा माहौल जो है वो ढूंढ लिया था आराम करने के लिए। माझा मुलगा तिथं वारंवार जाऊन पाही म्हणून मग ते जोडपं हळूहळू दिसेनासं झालं, यानी कि मेरा लड़का जो है, यानी कि लेखक का लड़का जो है, वो बार बार जाके देखता था उस कबूतर के जोड़े को, तो अचानक से वो कबूतर भी वहाँ से गायब हो गए। चिमण्या आणि इतर पक्षी यांनी ते झाड नेहमी गजबजलेलं असे, यानी कि चिमनी, चिमनी यानी कि चिड़िया, चिड़िया और भी कोई पंछी है, तो बहुत सारे वहाँ पर पंछी यहाँ पर आ जाते थे। जनु गाता बहरता संगीतमय झाड़, यानी कि ये पेड़ जो है ऐसा लगता था कोई मधुर गीत गा रहा हो और उसकी तरफ पंछी जो है वो उड़ के चले आ रहे हैं। तुरेदार बुलबुल आणि पोपट नेहमी तिथे दिसत, यानी कि वहाँ पर बुलबुल नाम का पक्षी जो है वो और पोपट वहाँ पर हमेशा दिखाई देते थे। त्या सगळ्यांचं ते झाड़ म्हणजे एक केंद्र, यानी कि उन सब पंछियों के लिए वो एक पेड़ जो है वो एक दिलासा का केंद्र बन गया था, यानी कि राहत का केंद्र बन गया था। एक आकर्षण, एक आश्वासनाचं, विश्वासाचं ठिकाण झालं होतं। एक आकर्षण यानी कि एक अट्रैक्ट उस तरफ हो जाते थे, वो एक आकर्षण तैयार हो गया था। आश्वासनाचं, विश्वासाचं यानी कि आश्वासन, वो पेड़ जो है वो पंछियों को आश्वासन दे रहा है कि मेरे यहाँ पर आओ, तुम्हें यहाँ पर राहत मिलेगी। विश्वासाचं ठिकाण झालं होतं। विश्वास यानी उस पेड़ को देख के सभी पंछियों को एक विश्वास पैदा हो गया था, तो उस विश्वास से वो सारे पंछी उस पेड़ की तरफ आ जाते थे। कलकलाट आणि गजबजाहट त्या झाडानं जणू अनेक पक्ष्यांना जगण्यासाठी नवं आश्वासक निमंत्रण दिलं होतं। कलकलाट आणि गजबजाहट, कलकलाट गजबजाहट यानी कि बहुत सारा पंछियों का वहाँ पर शोर हो जाता था, मानो जैसे कोई और पंछियों को वो बुला रहे हैं और सब यहाँ पर आने के बाद बहुत खुश हो रहे हैं, ऐसा वहाँ पर दिखाई देता था। जणू अनेक पक्ष्यांना जगण्यासाठी नवं आश्वासक निमंत्रण दिलं होतं। जैसे ऐसे प्रतीत होता है जैसे कि वो पेड़ जो है सभी पंछियों को यहाँ पर ज़िंदगी है या फिर यहाँ पर तुम्हें ज़िंदगी मिल जाएगी, इस तरीके से वो एक निमंत्रण दे रहा है, बुलावा भेज रहा है कि यहाँ पर आओ और यहाँ पर रह लो। ते आश्वासन कंठोकंठी दूरपर्यंत पोचून भोवतालच्या तप्त वातावरणातून अनेक पक्षी त्या एकमेव थंड झाडाकडं थव्याथव्यानं येत असल्याचं माझं लक्षात आलं।
अब यहाँ पर उन्होंने बताया की कंठोकंठी दूरपर्यंत ते आश्वासन, यानी कि उनका जो बुलावा है वो दूर तलक जा पहुँचा है, दूर तलक उनकी आवाज़ गई है, पेड़ की आवाज़, नींबू के पेड़ की आवाज़ वो दूर तलक पहुँच जा चुकी है। और आसपास में जितने भी तप्त वातावरण, यानी कि जो भी गर्म एटमॉस्फेयर है उसमें जो भी पक्षी वहाँ पर जी रहे हैं उनको बुला रहा है ये पेड़ यहाँ पर कि यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर बहुत ठंडा माहौल है, यहाँ पर ठंडा आपको महसूस होगा, तो आप सभी के सभी यहाँ पर चले आ जाइए। ऐसा इस तरीके से ये नीम का पेड़ जो है वो बाकी के पंछियों को भी अपनी तरफ बुला रहा है। ओके, तो ये हमारा ये फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड पार्ट देखेंगे। ओके, थैंक यू।